ये कहानी एक दशक पहले टोक्यो के आसमान में हुई एक अभूतपूर्व घटना से शुरू होती है। अचानक एक एलियन जैसी संरचना, जिसे इन्वर्टेड कैसल कहा गया, कहीं से भी प्रकट हो गई। इसके तुरंत बाद जापान के विभिन्न हिस्सों में कई कालकोठरियां, डंजन्स बनने लगीं, जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। एक अद्वितीय घटना घटी जिससे इंसानों में माना भर गई और उनकी क्षमताओं को जागृत कर दिया गया। ये लोग टैलेंटेड, प्रतिभाशाली कहलाए और वे ड्यूनेंस से लड़ने और ग्लोरी, प्रसिद्धि पाने के लिए अपनी कला को निखारकर मैजिशियन, जादूगर बन सकते थे। एक मैजिशियन के टैलेंट के बारे में दिलचस्प बात यह थी कि उनकी एबिलिटीज, क्षमताओं का आकलन उनके शरीर से निकलने वाले माना के अजीब रंग से किया जा सकता था। प्रत्येक मैजिशियन के पास एक सिंगल कलर, एकल रंग होता था जो उनकी प्रोफिशिएंसी, दक्षता को उजागर करता था। लेकिन कुछ रेयर केसेस, दुर्लभ मामलों में डुअल कलर वीडलर्स, दोहरे रंग के धारकों जैसे म्यूटेशन भी सामने आए। हमारा परिचय होता है कुरासाकी काई से, जो एक डुअल कलर वीडलर है और ब्लू, नीले और रेड, लाल रंगों के माना पर नियंत्रण रखता है। एक भयानक मॉन्स्टर राक्षस का सामना करते हुए काई कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा है। उनकी बैटल, लड़ाई शुरू होती है जब वह प्राणी इंसान को फाड़ने के लिए लंच करता है। लेकिन यह टैलेंटेड काई के लिए कोई ट्रबल, समस्या नहीं है, जो आसानी से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक डेमोनिक लांस स्ट्राइक, राक्षसी भाला कास्ट चलाता है। उसकी एनर्जी ऊर्जा से चार्ज किया गया यह स्पीयर भाला आराम से मॉन्स्टर की स्किन को पियर्स करता है और अंततः सिंगल अटैक, एक ही हमले में उसे डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है। मॉन्स्टर के पराजित होने के बाद काई उसका स्टोन लेने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि उसका बड़ा भाई उसे डिसमिसिवली, उपेक्षापूर्ण ढंग से देखता है। छोटा भाई होने के बावजूद काई अपने बड़े भाई को कुत्ते की तरह मानता है और उसके सिर पर स्टोन टॉस उछालता है, उसे बिखरे हुए सभी रिसोर्सेज, संसाधनों को उठाने की याद दिलाता है। इस बिंदु पर काई पहले ही लेवल 89 तक पहुंच चुका है, जो काफी हाई है, और उसने पर्पल किंग, बैंगनी राजा की टाइटल, उपाधि अर्जित की है, जिससे वह मौजूद सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन में से एक बन गया है। दुर्भाग्य से इसका ठीक ऑपोजिट, उल्टा हमारे प्यारे नायक के साथ है, जो उसका छोटा भाई है और जिसके पास एब्सोल्युटली नो टैलेंट या स्किल नहीं है। आपको याद है कि डुअल कलर विडलिंग इस दुनिया में एक रैरिटी, दुर्लभता है। खैर, हमारे लड़के को भी एक रैरिटी मिली, लेकिन ऑपोजिट एंड पर उसे कलरलेस होने और पावर से डिवॉइड, रहित होने की रैरिटी मिली। पेश है कुरासाकी रे, लेवल 1 का लूजर। रे को एक परसिस्टेंट, दृढ़ व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि किसी भी पावर तक पहुंच न होने के बावजूद वह मैजिशियन बनने के लिए डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित है। यही मुख्य कारण है कि वह अभी पोर्टर के रूप में काम करता है। उसका गोल, लक्ष्य अपने भाई की पार्टी के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना है, जिसे रे पर दया आई और उन्होंने उसे साथ ले लिया। रे इस डेंजरस क्वेस्ट्स, खतरनाक खोजों में पार्टेकिंग हिस्सा लेता रहा है और खुद को ड्रैगिंग डाउन करता रहा है, इस होप, उम्मीद में कि किसी दिन, बस एक दिन, एक मिरेकल। अब पार्टी की प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं। वे अभी अभी बॉस के रूम में पहुंचे हैं। जिस तरह से चीजें अब तक चल रही हैं, काई के लड़की चमचों को लगता है कि यह भी इजी होने वाला है। विशाल दरवाजे खुलते हैं और काई की पार्टी अंदर डार्क रूम में चलती है, अपने सराउंडिंग्स, आसपास को ऑब्जर्व करती है। अचानक वे दूरी पर उनकी ओर मुंह किए हुए एक फिगर देखते हैं। अजीब बात यह है कि यह फिगर शारीरिक रूप से कुछ हद तक ह्यूमन, इंसान जैसा लगता है। लेकिन होल्ड ऑन, क्योंकि अब चीजें वाइल्ड, जंगली होने वाली हैं। पेश है समय और स्थान का देवता क्रोनोस। क्रोनोस उन्हें बोर्ड एक्सप्रेशन, उबे हुए भाव से देखता है, जबकि काई को लगता है कि यह आदमी उसके रास्ते में बस एक और फॉडर, बेकार का जीव है। यह उम्मीद करता है कि चीजें पिछली बार की तरह केक वॉक होंगी। वह कई स्पीयर्स में अपनी एनर्जी भरता है और उन प्रोजेक्टाइल्स को ब्लिट्जिंग करते हुए क्रोनोस की ओर भेजता है। जवाब में समय और स्थान का देवता आराम से अपनी डायमेंशनल ब्लेड निकालता है और स्पीयर्स को स्वाइपिंग डाउन, नीचे गिराकर हमले का मौकरी मजाक बनाता है। वह सचमुच उस 1000 वाई स्टेयर के साथ म्यूइंग कर रहा है, क्योंकि वह इम्प्रेस्ड, प्रभावित नहीं है। दूसरी ओर काई चॉकहोल्ड में है, यह नहीं जानता कि क्या करना है। एक ब्रूटल, क्रूर, ग्रुएम, भीषण ट्विस्ट में क्रोनोस काई को एक टारगेट के रूप में लॉकडाउन करता है और अपने अटैक से उसकी थिक स्कल, मोटी खोपड़ी को इम्पेलिंग, भेदता है। अब यह है कोल्ड की डेफिनेशन। मैं तो किसी तरह एक्सपेक्टिंग, उम्मीद कर रहा था कि यह बंदा सभी अननोइंग राइवल कैरेक्टर्स की तरह एंड तक पहुंच जाएगा। काई के मृत शरीर को फ्लोप होते देखकर उसके मेट्स स्पीचलेस हो जाते हैं, जबकि रे को अपनी आंखों के सामने हो रहे घटनाक्रम को कॉम्प्रिहेंड, समझने का चांस भी नहीं मिलता। जो हुआ उस पर हेसिटेंट होकर रे अपनी सेंस पर क्वेश्चन करता है। यह एक्सेप्ट, स्वीकार करने में अनेबल है कि पर्पल किंग और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन में से एक को रहने के लिए भी कांप रहा था। वो कलरलेस बॉय अपनी नुकीली तलवार
अनस्टॉपेबल गॉड की ओर तानता है। अब यही तो असली बहादुरी की परिभाषा है। रिस्पेक्ट 1000 गेंड। क्रोनोस को यह देखकर मजा आ रहा है कि एक रंगहीन प्राणी उसकी तरफ तलवार उठाने की हिम्मत कर रहा है, जबकि उसके बाकी सारे साथी दर्दनाक मौत मर चुके हैं। हालांकि उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन हमारा लड़का अपनी जान देने के लिए भी तैयार नहीं है। उस बच्चे की हिम्मत के जवाब में गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस ने तय किया कि वो उसके इरादों की परीक्षा लेगा। और शायद तुम सब सोच रहे थे कि लो भाई, अब नया पावर अप मिलने वाला है, लेकिन नहीं, शरीर एक तरफ से फट जाता है और वो दर्द में चीख उठता है। क्रोनोस को कोई परवाह नहीं, बस सोचता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया। अपनी टाइम कंट्रोल का इस्तेमाल करके वो रे के शरीर को फिर से ठीक कर देता है, जिससे रे हैरान रह जाता है। अब शुरू होता है उस नर्क जैसे टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इस बार क्रोनोस अकल्पनीय आग की लपटें छोड़ता है और रे को हेलफायर फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर के एरिना में घेर लेता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस अटैक का नाम तो वाकई में जबरदस्त है। ये देवता ये जानने के लिए उत्सुक है कि इतना कमजोर इंसान अब क्या करेगा। कमजोर होने के बावजूद रे जानता है कि साधारण हमले किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन शायद अगर वो वही डिमेंशनल स्वॉर्ड इस्तेमाल करे जिससे क्रोनोस ने उसके भाई को मारा था, तो कुछ फर्क पड़े। रे तुरंत तलवार उठाता है और फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। ताकतवर हथियार होने के बावजूद उसका कमजोर शरीर जलने लगता है और वो दर्द में चिल्ला उठता है। रे की जिद देखकर गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान तभी गायब हो जाती है जब उसे महसूस होता है कि एक हथियार उसकी छाती में धंस गया है। हाँ, हमारे रे ने सच में एक गॉड को साफ वॉर मारा है, लेकिन इसके बाद भी क्रोनोस बस एक डरावनी मुस्कान हंसता है और टाइम रिवाइंड करके रे को फिर उसी शुरुआती पोजीशन पर वापस भेज देता है। क्रोनोस उसकी कोशिश की तारीफ करता है, पर रे धीरे धीरे हार मान लेता है। वो जमीन पर गिर जाता है और समझ जाता है कि ये लड़ाई पहले से ही तय थी। मौत और निराशा के ख्याल उसके दिमाग में भरने लगते हैं और तभी अचानक एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने खुलती है। उस पर लिखा है कि गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस की उपस्थिति ने रे की ब्लैक स्किल पर लगी मुहर तोड़ दी है। ये देखकर खुद क्रोनोस भी चौंक जाता है। रे को उसकी पहली टैलेंट एंड स्किल ड्रेन मिलती है, जिससे वो क्रोनोस की रिवाइंड टाइम की शक्ति चुरा लेता है। रे तो सिस्टम स्क्रीन देखकर अवाक रह जाता है और उधर क्रोनोस एक लिटरल गॉड पसीना बहा रहा है। तुरंत रे अपनी नई रिवाइंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो कुछ सेकंड नहीं बल्कि कई साल पीछे चला जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो पाता है कि वो अपने ही छोटे वर्जन को देख रहा है। अब अगर तुम मुझसे पूछो तो किसी लिटरल गॉड की स्किल चुरा लेना मतलब कहानी बहुत जबरदस्त होने वाली है। कुछ पल पीछे चलते हैं। जब रे ने वो एबिलिटी इस्तेमाल की थी, एक रहस्यमयी योद्धा ने उसे बताया था कि वो अपने दम पर गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने ये शक्ति रे को सौंप दी ताकि वो भविष्य में क्रोनोस को हरा सके। अब वर्तमान या कहो अतीत में रे सोच रहा है कि क्या ये सब सपना है, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि इन्वर्टेड कासल अभी भी सफेद है। हालांकि वो किला कल ही काला था और आखिरी बार 7 साल पहले सफेद दिखा था। फिर धीरे धीरे वो काला हो गया और तभी उसका दरवाजा खुला जहां उन्होंने पहली बार गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस से सामना किया था। रे को सब कुछ याद आने लगता है। उसने सच में स्किल ड्रेन का इस्तेमाल करके समय को पलटा था। जब वो अपना फोन चेक करता है तो पाता है कि वो सच में 7 साल पीछे पहुंच चुका है। स्किल विंडो खोलने पर उसे दिखता है कि उसके पास अब भी स्किल ड्रेन है, लेकिन रिवाइंड एबिलिटी गायब है। पर उसे अब कोई परवाह नहीं। आखिरकार उसे अपनी पहली असली टैलेंट मिल गई थी। 10 साल से लगातार असफल होते रहने के बाद अब उसके पास एक नई शुरुआत थी। वो फोन देखता है, आज मैज एग्जाम का दिन है। सीन कट होता है च्यूटा वार्ड यानी मैज एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स पर, वही संस्था जो सभी मेजेस की गतिविधियां नियंत्रित करती है और डंजन कॉन्क्वेस्ट को मॉनिटर करती है। रे अंदर पहुंचता है और देखता है कि बिल्डिंग बिल्कुल नई दिख रही है, क्योंकि उसने टाइम रेग्रेशन किया था। अचानक गोटो और ओआई, जो उसके पुराने साथी केई के चमचे हैं, उसे देखकर फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कलरलेस लूजर यहाँ क्यों आया है। रे भी उन्हें पहचान जाता है क्योंकि वो पहले उनकी पार्टी में था। गोटो और ओई उसकी खिल्ली उड़ाते हैं कि वो मेज एग्जाम देने आया है, जबकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं। और रे भी जानता है कि वो सही कह रहे हैं। उसने ये एग्जाम सबसे ज्यादा बार दिया था पर हमेशा असफल रहा। वो उनका हाथ झटकता है और चला जाता है, जिससे दोनों दंग रह जाते हैं कि अब इसमें थोड़ी हिम्मत कहां से आ गई। अब सीन कट होता है एग्जाम प्रॉक्टर हिनाता पर। वो एक बी रैंक मैच है और रे को देखकर खुश नहीं है। हिनाता उसे याद दिलाती है कि अगर उसने ये सब जारी रखा तो एक दिन मारा जाएगा, लेकिन रे फिर भी तैयार है। वो एक और कोशिश करना चाहता है। थोड़ी देर बाद रे को एग्जाम साइट ले जाया जाता है। हिनाता उसे सारे नियम नहीं बताती क्योंकि वो पहले ही सब जानता है। रे का लक्ष्य है 3 मैजिक स्टोन इकट्ठा करना जो गोब्लिन से मिलेंगी। इस बार उस लड़की ने पूरी कोशिश की उस लड़के को बचाने की, लेकिन आखिर में वो खुद ही बुरी तरह जख्मी हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि रे जिंदा रह सके और आखिर तक उसकी रक्षा की। फिर भी वो लगातार हमले झेलती रही, जिसके कारण उसे आखिरकार रिटायरमेंट लेनी पड़ी। और इसका पूरा दोष जाता है रे की यूजलेसनेस, उसकी इनकम्पिटेंस और उसकी वीकनेस पर। हाँ, मैंने उसे 3 बार एक ही बात अलग अलग शब्दों में कहा क्योंकि वो सच में इतना ही बेकार था। खैर, रेड कैप ही सीधा जिम्मेदार था उसके करियर को खत्म करने के लिए। तो इस बार हमारा गोजो का नेफ्यू तय कर चुका है कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। ब्रो इस बार पूरी तरह दृढ़ है, खतरे के सामने टिकने के लिए तैयार। वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार उस राक्षस की ओर फेंकता है। उसे याद आता है कि रेड कैप के पास एक ऐसी स्किल है जो उसकी फिजिकल स्टैट्स को बढ़ाती है, इतनी कि आम हमले बेकार हो जाते हैं। लेकिन हमारा लड़का आम नहीं है। जब हथियार काम नहीं करते तो वो अपनी मुट्ठियों से लड़ता है। रे का मुक्का उस गॉब्लिन को और भी गुस्सा दिला देता है, जैसे वो उसकी हिम्मत से अपमानित हुआ हो। रेड कैप अगले हमले में रे को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। सिस्टम स्क्रीन दिखाती है कि रे ने सफलतापूर्वक उस दैत्य की बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा ली है, जिससे उसकी खुद की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब रे आसानी से एक जबरदस्त वर्टिकल स्लैश लगाता है और उस गोब्लिन को ऐसे काट देता है
जैसे कोई फल हो। हिनाटा पूरी तरह हैरान रह जाती है कि ये कमजोर लड़का सिर्फ एक बार में रेड कैप को हरा गया। रे अंदर ही अंदर सोचता है कि उसकी स्किल ड्रेन वाकई में सोने की खान साबित हुई है। हिनाटा के दिमाग में तो सवालों का तूफान चल रहा है और रे खुद घबरा गया है, क्योंकि वो सच तो बता नहीं सकता कि उसके पास ब्लैक स्किल है। वो बस बहाना बनाता है कि ये सब कोइंसिडेंस था, पर हिनाटा इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती। वो चाहती है कि परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड मॉन्स्टर आना खतरनाक था और ये घटना अब हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भी की जाएगी। रे सोचता है कि अभी तो कोई इरेगुलर मॉन्स्टर्स आने नहीं चाहिए थे, पर उसे अभी 2 और माना स्टोन्स चाहिए परीक्षा पूरी करने के लिए। लेकिन प्रॉक्टर अब उसे जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि खतरा ज्यादा है। अचानक परछाइयों से 2 और गॉब्लिन्स निकलते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर रे उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। हिनाटा भी हैरान रह जाती है। अब तीनों माना स्टोन्स इकट्ठे हो चुके हैं, यानी रे ने परीक्षा पास कर ली है। सीन कट होता है मेज एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के एंट्रेंस पर, जहां हिनाटा उसे उसका ऑफिशियल मेज लाइसेंस देती है। कार्ड पर अपना नाम और विवरण देखकर रे को यकीन नहीं होता, वो आखिरकार मेज बन चुका है। कई सालों की मेहनत, असफलताएं और अपमान के बाद आज उसका सपना पूरा हुआ है। वो लड़का जिसे कोई भाव नहीं देता था, अब आधिकारिक रूप से मेज कहलाता है। हिनाटा उसे बताती है कि माना स्टोन्स का एक्सचेंज रेट क्या है, क्योंकि ये पत्थर मॉन्स्टर्स को हराने के बाद गिरते हैं और ऊर्जा स्रोत के रूप में या पैसों में बेचे जा सकते हैं। रे को जब पता चलता है कि ए रैंक मॉन्स्टर को हराने पर उसे लगभग 3 मिलियन मिले हैं, वो हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि मैच बनना वाकई एक बढ़िया जिंदगी दे सकता है। हिनाटा भी उसकी सफलता पर खुश होती है, असली दोस्त की तरह। वो उससे एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है, जो अगले सीन में पता चलता है। रे एक अजीब से दिखने वाले ड्यूनियन गेट के सामने खड़ा है, अपना नाम और रैंक देखकर मुस्कुराता है। पहले वो खुद किसी ड्यूनियन में नहीं जा सकता था, पर अब चीजें बदल चुकी हैं। वो सोचता है शायद अब मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक कोई अपनी माना हैंड एबिलिटी से एक विशाल एस्ट्रल हैंड बनाता है, जो रे को वहीं रोक देती है। पता चलता है कि ये वही काई के चमचे हैं जो पहले उसे तंग कर रहे थे। वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये अकेला डंजन में घुसने की कोशिश कर रहा है और नियम तोड़ रहा है। रे उन्हें चौंकाते हुए बताता है कि उसने मेज एग्जाम पास कर लिया है, अब वो पूरी तरह योग्य है अंदर जाने का। लेकिन ये बात उन्हें मजाक लगती है, वो मानते नहीं। उनमें से एक उसका सिर पकड़कर कहता है, अगर सच में पास किया है तो दिखाओ अपनी टैलेंट। अब थोड़ा समझ लेते हैं माना हैंड एबिलिटी को। ये माना को दबाव में लाकर किसी भौतिक रूप में ढालने की कला है, इसीलिए रे उसे तोड़ नहीं पा रहा था। हालांकि उसकी एनहांसमेंट स्किल एक्टिव थी, लेकिन उसके पैर अब भी आजाद थे। वो अपनी पूरी रफ्तार से उछलता है और उस आदमी की नाक पर सिर मारता है, खून निकल आता है और उसी पल रे उस आदमी की एबिलिटी चुरा लेता है। वो खुद अपनी नई माना हैंड बनाता है और उसी तरह दुश्मन को पकड़ लेता है जैसे उसने रे को पकड़ा था। बाकी सब दंग रह जाते हैं, क्या ये सच में अपनी टैलेंट जाग उठा? इसी बीच दूसरा बंदा फायरबॉल अटैक करता है। रे अपनी एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट स्किल एक्टिव करता है। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। वो फायरबॉल को हाथ से हटा देता है और सीधे ड्रैगन बॉल जी स्टाइल का मुक्का मारकर उसे दीवार में दे पटकता है। दोनों हैरान रह जाते हैं, क्या इसके पास एक से ज्यादा स्किल्स हैं? क्या ये ड्यूअल कलर विल्डर है? रे मुस्कुराता है और अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाता है, क्योंकि उसने छूने से ही वो स्किल चुरा ली थी। वो कहता है, अब मेरे पास एक और रंग भी है। दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने कभी ट्रिकॉलर यूजर के बारे में सुना ही नहीं था। तो दोस्तों, रे की यह जर्नी अभी शुरू हुई है और आप सबने देखा कि कैसे लेवल 1 का एक कलरलेस हीरो सबसे बड़े मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया। क्या रे अपनी किस्मत बदल पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।